आज का टॉपिक है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। एक बार इंडेक्स ओपन कर लेते हैं। पहले मैं ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पढ़ेंगे। ओके, ये तुम्हारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, जो कि मैंने कल बताए थे। यहाँ इनका साइज दिया हुआ है। इस साइज के बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है ये क्यों होता है? हेलो। नहीं 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 पता है। ठीक है, मैं साइज का आइडिया बता देता हूँ। ये साइज क्या है? कैरेक्टर जैसे ए बी सी डी लेते हैं तो उसमें एक बीट्स का हो जाता है वो। 2 बीट्स हो गया आपका, जैसे 24 64 लेते हैं, हाँ, 2 और 4 बिट्स इंटीजर्स का आता है। मैं समझा देता वैसा हूँ ही है क्या? कि इसका मतलब क्या है। हम मान के चलते हैं कि हमने एक वेरिएबल लिया ए, अब इसमें 34 स्टोर किया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 34 जो है इसके अंदर स्टोर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? चलो मान के चलते हैं जो ये ए है ये इंटीजर टाइप का, तो इंट का साइज होता है 4 बाइट। ठीक है, 4 बाइट होता है 32 बिट के रिलीज पे। अगर मैं इसको 64 कर दूं तो 8 बाइट हो जाएगा ये। तो जनरली हम 32 बिट चलाते हैं सी लैंग्वेज में, पहले 16 बिट यूज होता था। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? 32 बिट पे। ठीक है, तो इसका साइज है 4 बाइट। ठीक है, तो अभी हम पता कैसे लगाएंगे कि किसका साइज क्या है? तो एक प्रोग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ %t। एक साइज ऑफ नाम का एक फंक्शन होता है, इसके अंदर लिख दो डाटा टाइप, ये अपने आप बता देगा कितना साइज है। ठीक है, यहाँ %d की जगह वैल्यू आ जाएगी, तो स्पेस लगा के मैं बाइट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, 11। कितना आ रहा है? कि 4 बाइट प्रिंट हो क्या है इंट का साइज। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कैर का साइज प्रिंट करवाऊं, ये है इंट। इसी तरह से यहाँ पे मैं लिखूंगा साइज ऑफ कैर। तो कैर का जो साइज है वो भी, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कैर, इस तरह से। और इसको मैं कर रहा हूँ रन। तो कैर का 1 बाइट होता है। इसी तरह से अगर मैं फ्लोट का साइज निकालूं, तो यहाँ पे मैं फ्लोट लगा सकता हूँ, फ्लोट, इस तरह से। ये फ्लोट 4 बाइट आ गया। ये आ गया। तो इन बाइट्स का मतलब क्या है, हमें ये समझना है इस साइज का मतलब क्या है। अब मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि अगर इंट ए और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 56, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 56 कितने बाइट का है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंट यहाँ पे 4 बाइट स्टोर करता है बस। बाइट्स क्या है? साइज ऑफ मेमोरी है। ठीक है,
कोई भी वैल्यू हो वो बिट्स या बाइट्स में स्टोर होती है। ठीक है। तो बाइट क्या है, साइज ऑफ मेमोरी होती है। तो यहाँ पे हमें साइज समझना पड़ेगा। सबसे पहले आता है 8 बिट। 8 बिट में 1 बाइट बनता है, और यहाँ पे 1024 बाइट्स में 1 KB बनता है, 1 किलोबाइट। ठीक है। तो अगर हमारे पास 4 बाइट हैं, तो हम कितने बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 4 बाइट है तो अच्छा 32 बिट की हम वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी वैल्यू जो है कितने बिट की है? तो इसके हम बिट्स निकालेंगे। अब इसके बिट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करते हैं, और साथ में यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाएंगे। ठीक है। ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे इधर की तरफ आ जाएगा रिमाइंडर। तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 27, और पूरा पूरा कट गया, इस वजह से रिमाइंडर 0। इसके बाद 27 को 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 13। इसके बाद 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है। इसके बाद 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी निकाल रहे हैं, और बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो इस वजह से 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, 3 से या 4 से या 5 से नहीं कर रहे। ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब की बार यहाँ आ जाएगा 3। इसके बाद फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को। जब तक वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी तब तक डिवाइड करते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1। तो अगर 56 का बाइनरी हम देखें तो कितना बन गया? हमें इसका जो बाइनरी है वो नीचे की तरफ से काउंट करना है, नीचे की तरफ से ऐसे, यहां से यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है। तो अब इसका जो बाइनरी है वो है 1 1 0 1 1 0। तो ये इसका बाइनरी हो गया। तो अब हम इन बिट्स को गिनेंगे, कितने बिट है? 1 2 3 4 5 6। ये तो सिर्फ 6 ही बिट हुए, जबकि हमारा इंट कितने बिट स्टोर कर सकता है? 32 बिट। तो ये वैल्यू तो इस ए के लिए बहुत छोटी है, आराम से स्टोर कर लेगा। बट अगर वैल्यू बड़ी हो, इतनी बड़ी, तो क्या इसको स्टोर कर पाएगा? तो फिर इसका हमें बाइनरी निकालना पड़ेगा। इसका बाइनरी मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं सीधा गूगल पे जाके निकाल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर ये रहा। यहाँ पे मैंने लिखा अपना नंबर, ये रहा। ये मेरा डेसिमल नंबर है, नॉर्मल। अब इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड करके। तो मैं कन्वर्ट करूंगा। तो इसमें इतने बिट हैं। अब ये बिट हमें गिनने पड़ेंगे कितने हैं। तो अगर ये बिट गिने, तो Ctrl+C। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ करेक्टर काउंटर। करेक्टर काउंटर ये रहा। तो ऑनलाइन करेक्टर काउंट टूल। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा वो बिट जितने भी है मेरे। तो मेरे बिट कितने? 46। 46 टोटल करेक्टर है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो पाएगी इंट में। ठीक है। तो या तो हमें इस इंट का साइज बढ़ाना पड़ेगा, इंट में फिर लगाना पड़ेगा हमें लॉन्ग इंट। अब लॉन्ग इंट का साइज ज्यादा होता है, लॉन्ग इंट का साइज होता है 8 बाइट। 8 बाइट मतलब 64 बिट। तो 64 बिट से तो ये कम ही है, 46। तो लॉन्ग इंट लगाएंगे तो ये वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है। तो साइज इस तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा केयर होता है, केयर। केयर का 1 बाइट होता है साइज। तो केयर क्या स्टोर कर सकता है? केयर स्टोर करेगा सिर्फ 1 बिट की इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने लिया वेरिएबल केयर CH, तो इसमें एक ही
बाइट की इंफॉर्मेशन आती है, आप इस सिंगल कोट में एक करेक्टर ही स्टोर कर सकते हो, 1 0 से लेके 9, कोई भी करेक्टर, कॉमा कर सकते हो स्टोर, डॉट, कुछ भी। इस तरह से नहीं लिख सकते 56, क्योंकि इसमें 2 करेक्टर हो गए। तो सिंगल करेक्टर ये स्टोर कर पाएगा। और सिंगल करेक्टर का किसी का भी बाइनरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस करेक्टर की एक एस्काई वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये साइज का फंडा है, ये एस्काई वैल्यू वगैरह ये सारी चीजें मैं करेक्टर वाले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसे चेक करते हैं साइज, और कैसे पता करते हैं कि हमारी वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर होने लायक है या नहीं। ठीक है, हम्म। इसके बाद जो इसमें अगली चीज है, यहाँ पे देखो कुछ और भी डाटा टाइप दिए गए हैं। फ्लॉट, फ्लॉट का साइज होता है 4 बाइट। तो एक आता है डबल, डबल फ्लॉट से बड़ा होता है। अगर फ्लॉट का साइज 4 बाइट है तो डबल का 8 बाइट होता है। तो %LF यूज करेंगे हम डबल के लिए। जब भी हम ले कोई डबल में लेंगे वेरिएबल, तो %F से बात नहीं बनेगी, पर प्रिंट प्रिंट एफ में %LF यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये बंदा 5 को 2 से डिवाइड कर रहा है। तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2.5। तो वैल्यू 2.5 आनी चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ 2 प्रिंट करेगा। क्योंकि इंटीजर वैल्यू, इंटीजर जो वेरिएबल होता है वो कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करता। ठीक है, तो अब हमें अगर इसको जो पांच पांच को डिवाइड किया गया है 2 से, 2.5 जो आ रहा है, अगर हमें पूरा एग्जैक्ट 2.5 चाहिए, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लॉट में। ठीक है, तो इसके लिए हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है किसी एक, अगर कोई वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो उसको फ्लॉट में कन्वर्ट कर देना, फ्लॉट टाइप की है तो इंट में कन्वर्ट कर देना, टेम्परेरी यूज के लिए। ठीक है, तो ये टाइप कन्वर्शन फिर से बताइएगा। टाइप कन्वर्जन होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना। ठीक है। ठीक है, जैसे अगर कोई इंट है और इंट में हमारी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं रही है, क्योंकि इंट पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेता, तो इस वजह से हमें उसे फ्लॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो तुम, 5 को 2 से डिवाइड करके 2.5 आना चाहिए, बट ये क्योंकि ये वेरिएबल इंट में है तो ये पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लेगा, सिर्फ 2 को लेगा और 2 प्रिंट करा देगा। तो ये नहीं होना चाहिए ना, हमें पूरा मिलना चाहिए 2.5। तो उसके लिए हमें इसका टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दो तरीके के टाइप कन्वर्जन होते हैं सी में। एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ऑटोमेटिक हो जाता है जो, और एक होता है एक्सप्लिसिट, ये होता है मैन्युअली। यहाँ पे हमें मैन्युअली करना पड़ता है, और ये है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो दोनों को समझेंगे। ऑटोमेटिक कन्वर्जन का मतलब ये है कि आपका वेरिएबल जो है वो पहले से ही फ्लॉट में है। मतलब आपने जो वैल्यू ली है वो तो ली है इंटीजर, ये ले रखी, बट आपका जो वेरिएबल है वो पहले से फ्लॉट में है, तो ऑटोमेटिकली ये फ्लॉट में ही कन्वर्ट कर देगा उसको, अपने आप पॉइंट के बाद 0 लगा देगा। तो ये है ऑटोमेटिक कन्वर्जन इनटू फ्लॉट। बट क्या हो कि ये वेरिएबल इंट में हो और हम यहाँ से फ्लोट दे रहे हो, इसका उल्टा। उल्टा कैसे, इस तरह से, जैसे ये वेरिएबल इंट में है और हम यहाँ दे रहे हैं 4.5, इस तरह से 4.50। तो ये तो सिर्फ 4 ही लेगा, तो मुझे इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है वो जो मैं कह रहा था, ये वेरिएबल इंट में है, बट यहाँ पे वैल्यू फ्लोट दे रखी है, तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो ये सिर्फ 9 देगा। तो इसको मैं दिखाता हूँ कैसे करें। इंट ए
78.8 मैंने ले लिया। अब इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट एफ %d, ए, कैट सी एच। ठीक है। और इसका नाम मैं लिख देता हूँ टाइप कन्वर्जन, दैट्स इट। F11। तो 78 प्रिंट हो गया, जबकि मेरे पॉइंट वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, ताकि ये एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट करा सके। ठीक है। तो इसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो यहाँ पे ए से पहले तुम एक काम करो, यहाँ पे लगा दो फ्लोट। ठीक है। और यहाँ लगा दो %f। एक सेकेंड। यहाँ पे इधर, चलो ये तो सही आ जाएगा। टू फ्लोट। इसके बाद हमें इसको, जैसे एक वेरिएबल लिया मैंने फ्लोट ए या बी। अब बी के अंदर अगर ए को डाले तो ए तो इंट है, तो इसको पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्लोट। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा बी वेरिएबल को। क्या हो रहा 78 इसके अंदर आया। ठीक है। और पॉइंट की वैल्यू इसके अंदर नहीं आई, सिर्फ इसके अंदर 78 आया। ठीक है। तो अब इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू तो यहीं हट गई। ठीक है। तो एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें तो पॉइंट वाली वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे मैंने लिया 5 एंड इंट पी लिया मैंने 2। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ फ्लोट सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा सी को। ठीक है। तो यहाँ पे जो सी आ रहा है वो 2.00 करके आ रहा है, जबकि 2.5 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब ये ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं इसके सामने यहाँ पे फ्लोट लगा दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 2.5 आ गया। ये इस तरह से होगा। तो इस ऑपरेशन को, अब जब ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा तो 2.5 आएगा, अगर तुम इसको इस तरह से कन्वर्ट करके चलते हो। तो सबसे पहले मैंने इसमें, इससे इसके स्टार्टिंग में मैंने इसमें फ्लोट लगा दिया। अगर ये मुझे इंट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इंट भी लगा सकता हूँ। तो यही होता है टाइप कन्वर्जन। इसके बाद अगली चीज आती है कॉन्स्टेंट्स। एक क्वेश्चन था टाइप कन्वर्जन में। कैसे? टाइप कन्वर्जन में हेलो। जैसे वहां पे आप INT, हेलो। अब जा रही साउंड क्लियर है? हेलो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, तो वो बोल रहे थे जैसे हम इंट ए और बी का वैल्यू लिए थे, पहले INT A INT B का वैल्यू लिए थे। हाँ हाँ। हम अगर वहां पे फ्लोट ए और फ्लोट बी करके अगर वैल्यू लेते तो हमको लास्ट में जिसमें हम फ्लोट C इज इक्वल टू फ्लोट लिखे हैं,
ब्रैकेट में हमको वो, ब्रैकेट में फ्लोट लिखने का जरूरत नहीं होता? नहीं नहीं, फिर जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से ही फ्लोट है। ठीक है। हाँ। अ, 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 एक कॉन्स्ट कीवर्ड होता है। कॉन्स्ट कीवर्ड तब यूज करते हैं हम, जब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने एक बार डिक्लेयर कर दी, बस उसमें चेंज ना हो पाए कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया कॉन्स्ट इंट A10। ठीक है। अब ए के अंदर 10 मैंने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे ए के अंदर मैं चेंजेस करता हूँ, 20 करता हूँ। अब यहाँ पे लगाता हूँ गेट CH। देखो उसने एरर दे दिया। असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, ये कह रहा है कि आपका जो ए वेरिएबल है उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, पर उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते अब। क्योंकि मैंने 10 दिया, अब मैं अपडेट कर रहा हूँ वैल्यू, तो अपडेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा हुआ। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये प्रोग्राम एरर नहीं देगा, ये चल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड इसलिए यूज होता है कि अगर हमने वैल्यू एक बार फिक्स कर दिया तो उसमें चेंजेस ना हो सके। तो अगर किसी वैल्यू को रीड ओनली बनाना है तो हम तब ये कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये टॉपिक है, ये मैं थोड़ा यहाँ से वर्बली तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि हम यूज तो कर ही रहे हैं प्लस माइनस जो भी है। ऑपरेटर्स। देखो ऑपरेटर्स क्या है, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, C = A + B, इस तरह से। ठीक है। तो ये जो प्लस और इक्वल है, ये दोनों ऑपरेटर है। ठीक है। तो प्लस और इक्वल जो साइन वगैरह ये यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ये ऑपरेटर हैं। और जो आपके ए और बी हैं वो हैं ऑपरेंड्स। और बचा क्या, ये पूरी जो इक्वेशन है इसको बोलेंगे ऑपरेशन। ठीक है। तो प्लस का काम अलग है और इक्वल का काम अलग है। ठीक है। तो इन दोनों के वर्क के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो यहाँ पे देखो, सबसे पहली कैटेगरी आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और ये होता है रिमाइंडर निकालने के लिए, ये इंक्रीमेंट करने के लिए, ये डिक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है। तो इन चारों पांचों ऑपरेटर्स, ये जो चारों पांचों ऑपरेटर्स है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर आते हैं। ठीक है। तो इनको मैं यूज करके दिखाता हूँ अभी। ये ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो तुम यूज कर चुके हो, अगर नहीं किया है तो कर लोगे, ये नॉर्मल ऑपरेशन से डिवाइड करने के लिए। ठीक है। अब बचे क्या, ये ये और ये तीन मैं बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। परसेंट, माइनस माइनस और प्लस प्लस। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू 10 है। ठीक है। या फिर एक वेरिएबल है 2, उसके अंदर वैल्यू, एक वेरिएबल है ए और उसके अंदर वैल्यू 2 है। एक वेरिएबल बी, उसके अंदर वैल्यू 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट C = ए मॉड्यूलस 2, सॉरी, बी मॉड्यूलस ए। ठीक है। तो यहाँ पे सी के अंदर पता है क्या आएगा, सी के अंदर आएगा 0, क्योंकि ये परसेंट रिमाइंडर निकाल के देता है, 4 को 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो निकल के आएगा परसेंट लगा के। तो परसेंट रिमाइंडर निकाल के देता है,
जबकि अगर मैं यहाँ पे डिवीजन डिवाइड करूँ तो दो आंसर आएगा फिर, क्योंकि दो दूनी चार, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गया परसेंट वाला, ये रिमाइंडर निकालेगा। अब बात आती है इसकी। तो ये क्या करता है, अगर मेरे पास इस तरह से, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए और उसके अंदर वैल्यू 10 है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये माइनस माइनस, मैं लगा देता हूँ ए के सामने माइनस माइनस। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 9, एक कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करता है, विल डिक्रीज अ वैल्यू बाय वन स्टेप। ठीक है, ये उसका उल्टा करेगा, विल डिक्रीज अ वैल्यू बाय वन स्टेप। तो अगर यही मैं फिर से यहाँ पे लगाऊं ए प्लस प्लस, ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जानी है 10 दोबारा से। अगर मैं फिर से ए प्लस प्लस लगाता हूं, तो ए की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 11। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। इसके लिए तो तुम प्रोग्राम बना लोगे, ये रिमाइंडर निकालने के लिए है। stdio.h, इंट ए के अंदर 10 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस प्लस, और अब ए को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। %d, कॉमा ए। ए की वैल्यू हो गई 11, ये देखो। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ए माइनस माइनस यूज करूँ, तो ए की वैल्यू हो गई 9। तो मैं इसको जितनी बार यूज करूंगा, ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस, तो ये एक एक स्टेप इसको कम करता रहेगा। ये देखो 7 पहुंच गया, 10 से 3 बार माइनस किया तो 7 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों ऑपरेटर्स इस तरह से काम करेंगे। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो ये जो मैंने यहाँ समझाया था, यहाँ पे एक ऑपरेशन, जैसे हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ये जो इक्वल है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 10 को असाइन कर रहा है ए में। तो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये सारे के सारे हैं, ये रहे। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू। ठीक है, तो इनमें से जो ये इतने ये इतने ऑपरेटर है, ये तो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी ये आगे जाके आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ। एक को, इससे तुम्हें इन तीनों का आइडिया हो जाएगा, ये तीनों नीचे वाले हैं जो, या फिर ये भी। मान के चलो तुम लिखने वाले हो ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ये तुम लिखने वाले हो। मतलब तुम्हें ए के अंदर ही 5 और प्लस करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। तो जनरली तुम ये चीज ऐसे ही लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हें इसमें 5 प्लस करना था ए में। ए में 5 प्लस करके तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी यहाँ पे। ए इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अगर तुम इसको इस तरह से लिखोगे तब भी ठीक है, अगर तुम इसको इस तरह से लिखोगे ए प्लस इक्वल टू 5, तब भी ठीक है।
ठीक है, तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन इस तरह की आती है, तो मैं उसमें ये लिखना पड़ जाए ए इज इक्वल टू A-6, तो उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो A-6 बस। ठीक है, तो तुम्हें डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स और ऑपरेटर्स पढ़ने हैं यहाँ से। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इतना पार्ट पढ़ लेना। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इफ एल्स वगैरह में काम आते हैं, तो इसमें ट्रू फॉल्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कंपैरिजन और लॉजिकल दोनों चीजें। ठीक है, साइज ऑफ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, साइज ऑफ ऑपरेटर जो हमने यूज किया था साइज पता करने के लिए। ठीक है, ठीक इसके बाद हम इसके बाद हम बुलियंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें इफ एल्स समझ में आएगा, नहीं तो हमें हमें इफ एल्स समझ में नहीं आएगा जब तक हम बुलियंस और कंपैरिजन ऑपरेटर्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बीच हमें स्कैन एफ भी पढ़ना है। स्कैन एफ जो एक फंक्शन होता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के लिए, तो वो टॉपिक इसमें है नहीं, वो मैं अपनी तरफ से करा दूंगा। ठीक है, चलो फिर ये रिकॉर्डिंग में वहीं उसी उसी फोल्डर में डालूंगा, और अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है। ओके।